संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। कामकाज के लिहाज से मौजूदा सत्र रहा काफी सफल। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक हुए पारित। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार बेहद सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय कल गाइडलाइन करेगा जारी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार से मिली मंजूरी। नेजल वैक्सीन को सरकार से मिली हरी झंडी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके लोग ले सकते हैं नेजल वैक्सीन। कोविन ऐप पर आज से नेजल वैक्सीन उपलब्ध। चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शंघाई की आधी आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3030 नए मामले दर्ज। यूक्रेन से जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। जंग खत्म करना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कहा कूटनीतिक हो समाधान। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा रूस ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में नहीं दिखाई कोई सार्थक दिलचस्पी। मीरपुर टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम को पहली पारी में लगी शुरुआती झटके। केएल राहुल और शुभमन गिल पवेलियन लौटे। ताजुल इस्लाम ने झटके दोनों विकेट। आईपीएल के आगामी सत्र के लिए कोच्चि में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। 87 स्थानों के लिए 405 क्रिकेटर होंगे शामिल। नीलामी में 273 भारतीय और 132 विदेशी क्रिकेटर पर लगेगी बोली। किसान दिवस आज। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में जाता है मनाया। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। कामकाज के लिहाज से मौजूदा सत्र काफी सफल रहा। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पारित हुए। विधायी कार्यों की सूची में दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के अलावा निजी विधेयकों को शामिल किया गया है। निजी विधेयकों की सूची में राज्यसभा में उपासना स्थल, वक्फ, निरसन, लोक प्रतिनिधित्व कानून, मानव बलि और अंधविश्वास, विवाह ब्यूरो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जैसे विधेयक सूचीबद्ध किए गए। वहीं लोकसभा में सरकार की ओर से निरसन और संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। लोकसभा में निजी विधेयकों के रूप में संस्कृत में अनिवार्य शिक्षा, युवा आयोग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग विधेयक शामिल है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के ताज़ा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए केस मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड पर आ गई है। नए साल के मौके पर वृंदावन मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के लिए नई कोविड एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए जारी की गई है।
नववर्ष और 25 दिसंबर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिर पर पहले से तैनात 2 टीम के अतिरिक्त 3 टीम और लगाई गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस व्यवस्था में भी इजाफा किया जा रहा है। कोविड कंट्रोल प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि यदि भीड़ में कोई संक्रमित श्रद्धालु मिलता है तो उसकी रैंडम चेकिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही किसी तरह का बीमार व्यक्ति या जिसे खांसी होगी उसे आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाएगी। देश में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर हैं। वहीं जम्मू के एक स्कूल में भी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के अन्य लोगों को भी मास्क पहनने को कहा गया है। छात्रों को बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूल में कैसे सावधानी बरतें और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच रही है वन नेशन वन हेल्थ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में फिलहाल 4 कोविड टीकों का उत्पादन हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि बीते सोमवार तक देश में 220 करोड़ कोविड खुराक देने का इतिहास रचा गया। आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में दवाओं की कीमतें काफी कम हैं। आज हमारी जो स्थिति हो चुकी है कि भारत अमेरिका या यूरोप की तुलना में भी हमारी दवाइयां आज ज़्यादा किफ़ायती हो चुकी हैं। जो हर इंसान और हर नागरिक का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें भी गिरावट आई है, जहां 16% गिरावट स्वास्थ्य के एक्सपेंडिचर में आ चुकी है आउट ऑफ पॉकेट में, जो पहले 64% होती थी और आज केवल 48% तक सीमित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, उसी भारत में आज 3000 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में खून, वैक्सीन और दवा की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने के लिए उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है। एनआईए आज जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ये छापे मार रही है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर छापे मारे हैं।
पंजाब में बीएसएफ को आज फिर कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीओपी पुलमोरन में एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ का पता लगाकर उसे मार गिराया। जवानों ने ये ड्रोन बरामद कर लिया है। बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी है। पूरे देश में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल ये खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आज अपने ट्वीट संदेश में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के बड़े सम्मानित किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने किसानों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को मजबूत करने और देश में लोकतंत्र को सशक्त करने में प्रभावी भूमिका निभाई। देश उनका योगदान हमेशा याद रखेगा। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू में सुबह कोहरा छाया रहा, दिन में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। इन स्थानों पर तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह हल्की धुंध छाई रही, लेकिन बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही शिलांग, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। गंगटोक में धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर के इन शहरों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कांकेर के विकास को लेकर केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं चल रही हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहां के छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। केंद्र की इस योजना के तहत अपना व्यवसाय बढ़ाने या शुरू करने वाले लोगों को आसानी से 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है, जो उनके सपनों को उड़ान दे रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कांकेर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों के सपनों के पंखों को उड़ान दे रही है, जिसके चलते कई व्यवसायियों के व्यापार में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए ब्रांच में प्रतिमाह 10 से अधिक आवेदन आ रहे हैं और इस योजना के तहत कई यूनिट को ऋण भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक बड़ा अच्छी योजना जो चलाई जा रही है, उसमें हमारे यहाँ पे जो है प्रति माह लगभग 10 से ज़्यादा आवेदन जो है प्राप्त होते हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमने कई यूनिट्स को जो है सफलतापूर्वक जो है उनको ऋण प्रदान किया है। ये पब्लिक के भलाई के लिए है। उसी में से हमारी जो 2 अच्छी यूनिट्स हैं जिनको इस मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अभी अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, और उसमें अभी हम लोग चल करके देखेंगे और उनका जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा है, प्लस उनका जो है लाइफस्टाइल जो है, जो उनका लाइफ वो है, जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ चुका है। तो ये योजना जो है सभी के लिए है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठाने वाले कई व्यवसायी इसे आम लोगों के लिए काफी लाभदायक योजना मानते हैं। उनका कहना है कि इस लोन से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। कम ब्याज दर वाली ये काफी अच्छी लोन योजना है। बालाजी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप डाली है, जो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लिया था 10 लाख रुपए का।
उसके वजह से मैंने काफ़ी अच्छा अपना दुकान डाल पाया और मुद्रा लोन लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आई है, जिससे मैं काफ़ी आगे बढ़ लिया हूँ। मैंने मुद्रा लोन ली थी और उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लोन लिया था, 87,500 रुपये लिया था। इस लोन लेने से मेरे व्यापार करना मुझे आसान हुआ, फंड अरेंजमेंट आसान हुआ। बस ये रहता है कि आप इसको रिपेमेंट बराबर समय पर कीजिए तो आपके लिए पूरी सुविधाएं फिर से खुलती हैं। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ती है। रिपेमेंट शेड्यूल पे करते चले जाइए, बहुत अच्छी स्कीम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों और एमएसएमई को लोन प्रदान करती है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं, जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की लोन राशि प्रदान की जाती है। आकांक्षी जिला कांकेर के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाएं अब वहां के विकास को नए आयाम दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश विदेश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी स्थित सेंट मैरी चर्च में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यहां पर यीशु मसीह को चरनी में रखकर पूरे सप्ताह चलने वाले क्रिसमस उत्सव की शुरुआत की गई। वहीं चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। पूरे देश में क्या पूरे विश्व में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर है। काशी धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक नगरी, और यहाँ पर है सेंट मैरी चर्च जिसके बिशप हैं फादर यूजिन जोसेफ साहब। फादर, इस बार के क्रिसमस के लिए किस तरह की तैयारी है और किस तरह की सावधानी भी आप लोग रख रहे हैं? क्रिसमस इस बार बड़ा खुशी और आनंद का संदेश लेके आ रहा है, क्योंकि 2 साल के जो विराम रहा कोविड के चलते, थोड़ा ठंडा रहा और लोगों में उत्साह काफ़ी है, तैयारी काफ़ी है और उमंग भी काफ़ी है। और जहाँ तक सतर्कता सावधानी की बात है वो हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं। हर आदमी सुरक्षित हो और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जो भी तैयारियां हैं, यदि कोविड की आशंका है या और कोई रिस्ट्रिक्शंस की आशंका है तो उस मतलब नज़रिए को भी हम लोग ध्यान में रखे हैं और प्रशासन से पूरा सहायता मिलता है। हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि क्रिसमस मनाया जा रहा है सामान्य ढंग से और बड़े उत्साह और आनंद के साथ, और सबको क्रिसमस का आशीर्वाद मिले, सबको मतलब स्वास्थ्य लाभ मिले, सभी संपन्न रहे। आज के बाद से जो 25 दिसंबर तक या उसके बाद तक क्या कार्यक्रम? इधर 3 दिन का, ये इस मुख्य मंदिर में 3 दिन का कार्यक्रम लगातार इस तरह का चलेगा और अन्य चर्चेस में भी, अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। और इसके अलावा हम लोग गाँवों में, अपने पड़ोस में और बस्तियों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी, उनके जीवन में के लिए में भी कुछ खुशी लाने के लिए, उनको भी सहायता देने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से हम लोग दिव्यांग जनों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चे हों, गरीब हों या दिव्यांग हों, कमज़ोर हों, सबको खुश करना ही क्रिसमस मनाने का उद्देश्य है और इस बार भी ऐसा ही होगा। कोविड की सावधानी को, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार भी क्रिसमस मनाया जाएगा, उमंग के साथ, हर्ष के साथ और सबको खुश रखकर। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट BF9 सामने आने और कोविड नीति में ढील के बाद शंघाई में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले सप्ताह के अंत तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई के आधे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। राजधानी बीजिंग के बाद अब शंघाई कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। चीन में सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इसी महीने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी थी। इसके बाद देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। मौजूदा समय में मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और अंत्येष्टि स्थलों पर शव लिए रिश्तेदारों की लंबी लाइनें हैं। हालात काबू करने में सरकारी तंत्र असहाय है। वहीं क्रिसमस और नववर्ष के आयोजनों में भीड़भाड़ से संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में चीन में कोरोना के 3030 नए मामले सामने आए हैं। ये मंगलवार के 3101 केसों में से 71
केस कम है। वहीं चीन में अब तक कोरोना के कुल 3,89,306 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 5,241 है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक समाधान करना होगा। पुतिन ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस संघर्ष को समाप्त करना है और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना जारी रखेंगे। पुतिन ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ये सब समाप्त हो जाए और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। हालांकि पुतिन की टिप्पणियों पर यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने संदेह जताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र अंत के लिए अनिवार्य रूप से एक कूटनीतिक समाधान शामिल होगा। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के बयान पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, रूस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने में कोई सार्थक दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिका ने यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी सैन्य अभियान को लेकर उसके 10 नौसैनिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी हमलों की वजह से अमेरिका उसके नौसैनिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी हमले में यूक्रेन के वे बंदरगाह निशाना बने हैं जो दुनिया को आवश्यक भोजन और खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और अमेरिकी संसद में उनके संबोधन के बाद रूस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में यूक्रेन को समर्थन देने के लिए अमेरिका को धन्यवाद देते हुए और अधिक हथियार मांगे थे। क्रिसमस से पहले अमेरिका के कई इलाकों में भीषण ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ बर्फबारी और बारिश के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका में करीब 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बारिश, बर्फबारी और ठंडे तापमान के बीच संयुक्त राज्य में फ्लाइट्स के अलावा बस और ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के कारण गुरुवार और शुक्रवार को 2700 से अधिक अमेरिकी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। गुरुवार को कई फ्लाइट्स को उड़ान भरने में भी देरी हुई। मौसम की खराबी के कारण अमेरिका की कई एयरलाइंस यात्रियों की सहूलियत का भी ध्यान रख रही हैं ताकि अगर यात्री कम समय में ही अपने कार्यक्रम को बदलना चाहें तो उसे पेनल्टी ना देना पड़े। वहीं एयरलाइंस यात्रियों को समय के पहले ही एयरपोर्ट पहुंचने की अपील कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार को भारत की अध्यक्षता समाप्त हो गई। हालांकि यूएनएससी में भारत की गैर स्थायी सदस्यता 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद आगामी 31 दिसंबर को समाप्त होगी। अध्यक्षता के आखिरी दिन भारत ने आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। यूएनएससी में अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम आतंकवाद जैसे मानवता के दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने से नहीं हिचकिचाए। कंबोज ने आगे कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान हमने शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बात की। यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि सुरक्षा परिषद में सुधार समय की आवश्यकता है। ये विश्वास हमारे कार्यकाल के बाद ही मजबूत हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ी की नीलामी आज कोच्चि में की जाएगी। बोली में आकर्षण का केंद्र इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर हेमकरन, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के अलावा पिछले सत्र में पंजाब किंग्स के कप्तान रहे मयंक अग्रवाल रहेंगे। ऑक्शन में कुल 405 क्रिकेटर शामिल होंगे। हालांकि उपलब्ध स्थान केवल 87 हैं। इनमें भी 30 स्थान विदेशी क्रिकेटर्स के लिए सुरक्षित हैं। बोली में शामिल होने वाले 405 क्रिकेटर्स में 273 भारतीय हैं। ऑक्शन में कुल 132 विदेशी क्रिकेटर उतर रहे हैं। इनमें 4 क्रिकेटर एसोसिएट देशों के हैं। 10 फ्रेंचाइजी ऑक्शन में 206.5 करोड़ रुपए दांव पर लगाएंगे। नीलामी से पहले 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के पास सर्वाधिक 42.25 करोड़ रुपए हैं। 36 साल बाद फीफा विश्व कप का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम को ताज़ा जारी फीफा रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है। हालांकि टीम अभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। अर्जेंटीना 1838.38 अंक के साथ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है।
गौरतलब है कि टीम ने रोमांचक फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराकर तीसरी बार विश्व खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में हारने वाली फ्रांस एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। क्वार्टर फाइनल से बाहर होने वाला ब्राजील 1840.77 अंक के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर कायम है। ब्राजील को विश्व कप से क्रोएशिया ने बाहर किया था, लेकिन ब्राजील की टीम के पास अधिक अंक थे, जिससे वो शीर्ष स्थान से नहीं हट पाया। विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाले मोरक्को ने रैंकिंग में भी जबरदस्त छलांग मारी है। विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी मोरक्को को 11 स्थान का फायदा हुआ है और वो रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गई है। राजधानी में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में इग्नू का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक तरफ जहाँ पुस्तक प्रेमी जमकर सेल्फी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इग्नू की पाठ्य सामग्री भी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही है। और क्या खास है, यहाँ बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। इसमें दिल्ली पुस्तक मेले में इग्नू का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इस स्टॉल की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर डॉक्टर करण कपूर जी। सर, क्या खासियत है आपके यहाँ की? थैंक यू सो मच जी। एट द वेरी आउटसेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इग्नू का जो स्टॉल है ये हमें ITPO ने अलॉट किया है। इग्नू वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि हमने यहाँ पर ये मैसेज बोर्ड है जिसमें कि जो भी हमारे विजिटर्स हैं वो अपना प्रेजेंस को एंडोर्स कर रहे हैं। ये इंडिया और इग्नू का फ्लैग स्टैंड है, जिसमें कि इग्नू इंडिया की एजुकेशन को एम्पावर करता है और उसके जो वेरियस 21 स्कूल्स हैं उनको दर्शाता है हर एक फ्लैग। ये एक सेल्फी स्टैंड है जिसमें कि जो भी हमारे विजिटर्स हैं वो इग्नू के साथ अपना संबंध, और we have more than 30 lakh students enrolled with us, so we have got a great alumni. तो उनका एक selfie with IGNOU podium that is there. Then we have this herbal fountain which is very interesting. You will find it very interesting. इसमें 11 different प्रकार के healthy and nutritious जो plants हैं वो हैं। They can all be used in our day-to-day lives. हम लोग जो कोर्स ऑफ़र करते हैं प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, उनके प्रोग्राम्स की कुछ पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई हैं डिस्प्ले के लिए। और चूँकि ये दिल्ली NCR में हमारे 4 रीजनल सेंटर्स हैं, चारों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। दिल्ली 1 हुआ जो हमारा मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन के पास है, और दिल्ली 2 हम लोग रीजनल सेंटर नोडल ऑफिस हुआ जो ये ऑर्गेनाइज करा रहा है प्रोग्राम, और दिल्ली 3 है हमारा नारायणा में, और एक नोएडा RC भी है जिसके जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। जो यहाँ हम लोग जो है बेसिकली आए हुए हैं, जो प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं, विजिटर्स जो हमारे आएंगे वो अगर बातचीत करना चाहेंगे तो उनको हम बता सकते हैं कि किस फील्ड में, जैसे अगर मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में करना चाहते हैं, टूरिज़्म में करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, इवन बैचलर्स डिग्री है, और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम भी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी तमाम संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल पर मौजूद है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।